Next topic is shape of atomic orbitals. क्लियर? तो पीछे के जो सारे टॉपिक्स थे आपने पढ़ लिया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने कुछ क्वांटम नंबर्स के द्वारा डिनोट किया था। अब इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेके आगे भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे, प्लस इस वाली हेडिंग में हम देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए मेनली हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक साई का स्क्वायर। तो इनका हम ग्राफ देखेंगे और इन ग्राफ की मदद से हम सरफेस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ये चीज तो हमने बताई थी कि जो साई है, दिस साई इज नोन एज वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग। इटसेल्फ साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था। ठीक है, जब तक कि इस पे कोई ऑपरेटर ना लगाया जाए, कुछ ना कुछ ना किया जाए, तब तक इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था। ठीक है, ये बात पीछे भी हो चुकी थी। ये भी हमने बताया था कि ये मैथमेटिकल फंक्शन है और ये ऐसा फंक्शन है जिसके पास ऑल इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। यही ना? सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल, सारा सारा इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर? यस सर। तो अब हमारे पास ये बात हुई कि भाई जो ऑर्बिटल्स को, अगर हम ऑर्बिटल्स की शेप की बात करें कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, तो एक तो हमारे पास ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन ये बता रहा था कि ये स्फेरिकल होगा या फिर डंबल होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करें। किसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बात समझ में आई? क्योंकि यही तो प्रोबेबिलिटी है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। अगर जहां पे 100% होगी या फिर 90 to 100 होगी, वहां उसी रीजन को हम क्या कहेंगे? उस रीजन को हम कहेंगे कि ये ऑर्बिटल है। तो मेजर रोल यहाँ पे किसका आने वाला है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ठीक है, चलो फिगर 2.11 में हम देखते हैं कि 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए ये प्लॉट कैसा दिखता है। किसका प्लॉट करना है? मेनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट है मुख्य रूप से। ठीक है, और इस प्लॉट की मदद से हम काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, पहला प्लॉट है ये साई वर्सेस आर का है। एटॉमिक रेडियस है ये वाली जो है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ये। तो दूसरा हमने कहा कि जो साई स्क्वायर है वो ज्यादा मीनिंगफुल है रेदर देन साई। तो हमने दोनों ग्राफ खींचा और उससे मदद, हमें काफी कुछ मदद मिली। तो ये देखते हैं कि क्या मदद मिली। ठीक है, ठीक है, देखो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये वाला, ठीक, ये ग्राफ है साई वर्सेस आर का, दोनों तरफ साई है, और ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर का। तो साई स्क्वायर को अभी हमने आपको बताया कि जो साई स्क्वायर है उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब अगर हम इन दोनों ग्राफ में भी बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राफ कौन सा होगा? सेकेंड वाला। एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि ये जो ग्राफ है ये 1s के लिए है और ये 2s के लिए है। ये भी 1s के लिए है, ये भी 2s ऑर्बिटल के लिए है। ठीक है, तो अब देखो जब साई का आर के वर्सेस ग्राफ खींचा गया तो ये देखा गया कि न्यूक्लियस के अराउंड ये 0 0 है, इसका मतलब 0 0 पे कौन सा रखा होगा? देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकली ऐसे प्रेजेंट होगा 1s ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस है ये, अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे यहां से। तो ये न्यूक्लियस कहां पे होगा? 0 0 पे। तो 0 0 पे आपका न्यूक्लियस है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है यहां से लगाई और यहां तक।
इसके बाद ये ग्राफ जीरो को टच कर जाता है, इसका मतलब इसके बाद 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस डिस्टेंस तक तो 1s ऑर्बिटल है, इसके बाद 1s ऑर्बिटल का ग्राफ एकदम फ्लैट हो गया और वो भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब 1s ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां से एक अनुमान तो लग गया कि 1s ऑर्बिटल कहां से कहां तक है। सेकंड, जब 2s के लिए हम करते हैं तो हम देखते हैं ये 1s ऑर्बिटल यहां से यहां तक तो आ रहा था, ये 1s ऑर्बिटल की डिस्टेंस थी, फिर ये जीरो होता है, जीरो के बाद अगेन 2s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये 2s के लिए इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, यहां से 2s के लिए है ये रीजन। ठीक, सिमिलरली जब साई स्क्वायर का ग्राफ खींचा गया तो ज्यादा अच्छी बात ये लगी कि ये जो लाइन है इसको टच नहीं कर रही थी। अब यहां पे देखो कि इस एक्सिस को अगर टच कर जाए, इस एक्सिस को टच कर जाए, इसका मतलब ये जीरो जीरो पे भी, जीरो जीरो मतलब न्यूक्लियस के पास भी 1s ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस बता रहा था, यही ना। ये जो लाइन यहां पे टच कर रही है, Yes, sir. इसका मतलब इस जीरो जीरो पे 1s का एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये लाइन क्या बता रही है कि जीरो जीरो पे Yes, sir. नहीं है, जीरो जीरो से थोड़ा हट के है, मतलब जीरो जीरो पे न्यूक्लियस है। ठीक है, थोड़ा हट के मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है। तो साई स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा। ठीक है, ये अब यहां से देखेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस केवल 1s ऑर्बिटल के लिए डिनोट कर रही है, ये 1s ऑर्बिटल के लिए है 1s। ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ फ्लैट हो जा रहा है, मतलब इसके बाद 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब 2s ऑर्बिटल के लिए खींचा गया तो ये ग्राफ देखो टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ये आके टच हो गया, टच होने के बाद अगेन ये उठा, ये ग्राफ मतलब यहां से यहां तक का जो रीजन है ये 2s ऑर्बिटल के लिए, ये तो 1s के लिए है, देखो इधर का 1s के लिए ही मैच कर रहा है। तो ये जो रीजन रहा ये 2s को डिनोट करता था, ये किसको डिनोट करता था, 2s को। तो यहां से दो चीजें क्लियर होके आई, दो चीजें क्लियर क्या होके आई कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे है, जहां पे मैक्सिमम है वो ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, और जहां पे जीरो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहीं ऐसा भी रहा जहां पे जीरो है, 0% रही या जीरो रही। ये देखो ये लाइन यहां पे टच कर गई, ये लाइन यहां पे टच कर गई, टच कर गई ना, तो इधर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो गई इसको कहा गया नोड, इसको क्या कहा गया, नोड, या फिर नोडल सरफेस। ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाएगी उसे हम कहेंगे नोड मेनली। ये चीज यहां पे क्लियर दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्स बॉर्न ने क्या कहा था कि वेव फंक्शन जो साई स्क्वायर है एट ए पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जो वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर होगा विथ रेडियस आर 1s और 2s के लिए यही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, मतलब फिगर 2.12 का बी ऑप्शन, बी पार्ट, वन वाला नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, ये हम बार बार बता रहे हैं कि जो साई है साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई से भी कुछ हमें हेल्प मिल सकती है। सेकेंड चीज, सेकेंड है कि यहां पे दो चीजें हैं, एक एक ऐसा जहां पे शार्पली डिक्रीज होकर जीरो मिल रहा है, और एक ऐसा जहां पे मैक्सिमा मिल रहा था। ठीक है, स्मॉल मैक्सिमा एंड डिक्रीज। तो स्मॉल मैक्सिमा अगर देखो ग्राफ देखो 2s वाला, तो आप देखोगे मैक्सिमम था, मैक्सिमम के बाद जीरो को टच किया, टच करने के बाद एक स्मॉल मैक्सिमा मिलता है, फिर जीरो होता है, इसी को कह रहा है ये स्मॉल मैक्सिमा। तो मतलब दो चीजें थी, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा और दूसरा क्या था, मिनिमा। मिनिमा को हम कह सकते हैं कि ये जीरो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है,
और मैक्सिमम को कह सकते हैं कि 100% या 90 to 100% प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। क्लियर? मैक्सिमा का मतलब तो यही ना, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट है Yes, द sir. रीजन वेयर। सर सर 2s के बाद ऐसे 3s 4 ऐसे चलता नहीं रहेगा, 2s के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट आपको ग्राफ ऑर्बिटल समझाना, वही है। ग्राफ समझाना उतना नहीं है, ये बता देना है कि इससे जो निकलेगा और जो हम लोग करके बता रहे हैं वही सही है, तो उसको मान लो। अब तो चाहो तो 3s 4s सबके लिए ग्राफ खींचो, लेकिन क्या है कि आप क्वांटम नहीं पढ़ रहे हो, समझे? आप क्वांटम नहीं पढ़ रहे हो, ना ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। आपको यह समझना है कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में छोटा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है बस। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ एक बुक में लिखी जा सकती है। क्वांटम पे पढ़ोगे तो क्वांटम पे तो एक बुक है ही, क्वांटम केमिस्ट्री चलती ही है, एक ब्रांच है। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बात समझे? हमारे कहने का मतलब ये है, आप ये मान लो कि जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो उन्होंने कुछ तो चीजें दिखा दी है ना कि इतना देखो होता है, तो आगे का भी हमें मान लेना है, हमें इसमें डीप में नहीं जाना है। ठीक है, आप कर सकते हो जब आप बड़े बड़े होगे, आपके पास टाइम होगा तो आप करना। अभी 12th में देखो आपको बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं। जब आप बीएससी में जाओगे तो छोटे छोटे मतलब चैप्टर बड़े हो जाएंगे लेकिन टॉपिक छोटा हो जाएगा। फिर आप एमएससी में जाओगे तो और सिलेबस कम हो जाएगा, और जब आप पीएचडी में जाओगे तो किसी एक टॉपिक पे आप रिसर्च करोगे। एक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कर लो, क्वांटम केमिस्ट्री पे कर लो, किसी एक पे करोगे। ठीक है, फिर आप पूरी केमिस्ट्री नहीं, हाइड्रोकार्बन देश दुनिया सब कुछ नहीं, एक पे करोगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा पढ़ने का। तो यहां पे ये बात कही गई कि द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो, इसी को हमने कहा कि इसे नोडल सरफेस कहा जाता है या सिंपली नोड कहा जाता है। क्लियर? ये अभी ऊपर मैंने बात की थी इसकी। इन जनरल इट इज फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज n माइनस वन नोड। अगर ns ऑर्बिटल की बात करें, ns ऑर्बिटल की, तो इसमें n माइनस वन नोड होता है। मतलब अभी हमने 1s के लिए निकाला, तो 1s के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है। ये s से क्या पता चलता है? l की वैल्यू पता चलता है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 माइनस वन करोगे तो 0, इसमें 0 नोड मिलेगा। 2s के लिए निकालोगे, ये वैल्यू हो गई n की 2, 2 माइनस वन बराबर 1 नोड। यही आपने जो देखा था कि जो ग्राफ यहां से यहां आया और इस जीरो को टच करके जब उठा और ऐसे गया, तो यहां पे जो टच किया इसी को नोड काउंट कर रहे हैं हम। मैंने बताया था ग्राफ में। तो ये कितने नोड मिलेंगे? बोलो। अभी ग्राफ, ग्राफ अभी अभी पढ़े हो, माइंड में क्लियर होना चाहिए ये चीजें। सर 2 मिलेंगे। 2 कहां से मिलेंगे? एक ही तो मिला है, अभी नहीं देखा क्या? अभी ग्राफ भी मैंने बना दिया है। मुझे बताओ 2 कहां मिल रहा है? ग्राफ नहीं सर बनाया एक है? उसके आगे जाके जब वेव नीचे दोबारा टच होगी तो सर एक और मिलेगा ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली वेव कहां टच हो रही है, थोड़ा हमें दिखाओ तो। ये जो तुम कह रहे हो, ये इसके बाद ये जो टच हो रही है, ये सर टच नहीं हो रही बेटा, फंक्शन ही 0 हो जा रहा है। जो आपका फंक्शन है ये पूरी तरीके से 0 हो जा रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नोड है जो टच होके केवल उठ जाए फिर से, इसे नोड काउंट करना है आपको। ये वाला नहीं, ये तो फंक्शन ही पूरा खत्म। ठीक है, इधर कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, बात समझे? उसको नहीं काउंट करते हैं। यस सर। अब नेक्स्ट है कि यहां सर से देखो जितने हमें, ऑर्बिटल होंगे उससे एक नोड होगा ना। नहीं ऐसा थोड़ी नहीं हमने कहा। हमने कहा ये n की वैल्यू जितनी होगी, ns ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितने नोड आएगा। अगर मान लो इसी को 3s के लिए खींचोगे जब ग्राफ, तो ग्राफ में 3s के लिए कितने नोड आएगा? n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन बराबर 2 नोड। तो जब इसका ग्राफ स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, एक ऐसे
एक अगेन ऐसे, फिर उसके बाद उठ के ये 0 हो जाएगा। देखो ऐसे आएगा ग्राफ। ये है 3s के मैं लिए। वही कह रहा था, यस सर, जितने हाँ एन होंगे उससे एक माइनस होगा ना। हाँ, उतने नोड उसमें से एक n-1 नोड कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम सर ये विजुलाइज एस कर सकते ऑर्बिटल के हैं। लिए होगा सिर्फ ऐसे ही, या बाकी ऑर्बिटल के लिए भी ऐसे ही होगा? बाकी ऑर्बिटल के लिए हम अभी आगे बताएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, n-l-1 का रूल अभी बताएंगे। ठीक है, तो अभी आने दो, क्यों परेशान हो रहे। दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुलाइज इन टर्म ऑफ चार्ज क्लाउड। तो चार्ज क्लाउड डायग्राम हम देख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चार्ज क्लाउड डायग्राम से आपको थोड़ा सा शेप निकालने में भी मदद मिल जाएगी। यहां पे देखो चार्ज क्लाउड डायग्राम इधर साइड में दे रखा है, जिसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, देखो द डॉटेड इन द रीजन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इन्हीं रीजन्स को जब हम मिला देंगे तो उन्हें हम कहेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो मेनली अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है, तो आपको मैं नहीं, ठीक है, चलो कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मैं सोच रहा था डायरेक्ट फिगर से ही पढ़ा दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्स्ट में भी चला जाता हूं। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है वेव नेचर का है। ठीक है, जब आपको पता है कि वेव नेचर का है, फिगर से समझोगे तो भी अच्छा ही आएगा, वैसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये समझाने वाली चीज है ना। चलो यहां से समझाता हूं। देखो अब ये सपोज कर लो कि ये 1s के लिए है। अब अगर ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा 1s में, और ये घूम रहा होगा। ठीक है, जब ये घूम रहा होगा तो आप मुझे बताओ कि ये घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर अगली बार ऐसे ऐसे जाएगा, अगली बार ऐसे ऐसे जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं। मतलब इतना जो रीजन होगा, एक इतना और इतना, इस सारे रीजन में इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। मैं फिर से बना देता हूं, एक रीजन में ये मान लेता हूं और एक ये मान लो कि इसी के ऐसे ऐसे इसी के भीतर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम कहें तो इस पूरे रीजन में, इस वाले पूरे रीजन में, इस वाले पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, बोलो घूम रहा है ना। यस सर, घूम रहा है। तो अब इसी चीज को यहां पे इन्होंने डॉटेड लाइंस से दिखा रखा है। देखो डॉटेड लाइंस, ये डॉट, ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, इसी डॉट को दिखा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि चलो जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करीब 90% तक है, ये देखो लिखा गया है यहां पे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 90 to 100% है। ठीक है, वहां तक के रीजन को हम मान लेते हैं कि ये ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। तो अगर देखो कि ये जो सर्किल बनाया गया है, इस सर्किल के इधर इधर वाले पोर्शन को हम देखें तो इधर जितने ही बढ़ते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है। और सर्किल के इन साइड देखो, इन साइड की तरफ तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है। अब ये डेंसिटी किस टर्म में देखें, मतलब ये जो डार्ट है ना, डार्ट की डेंसिटी देखो, डार्ट किधर ज्यादा दिखना है, सर्किल के अंदर ना। तो इस वाले रीजन को हम एक सर्कुलर लाइन से डिनोट कर देते हैं, और इसे कह देते हैं कि ये जो रीजन होगा वो 1s का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चीज समझ में आया कि नहीं जो मैंने समझाया। एक बार फिर बताना। मैंने ये कहा कि सपोज करो यहां पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ रीजन में 1s का जो रीजन होगा, उसी रीजन में 1s अपना घूम रहा है यहाँ पे। तो उस घूमने वाली चीज को डॉट 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 से दिखाई गई है, ये डॉट 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 बनाई गई है। ठीक है, तो ये डॉट जहां तक इनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब 90 to 80%, सॉरी 100% है, उस वाले रीजन को एक सर्किल से सर्कुलर बना दिया गया, एक सर्किल में। इसके अंदर क्या है कि डेंसिटी ज्यादा है, इसके बाहर डेंसिटी बहुत कम है ऐसा नहीं है। देखो ये डॉट दिख रहे हैं, ये जो डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी है लेकिन बहुत कम है। तो इसी वाले रीजन को मान लिया गया कि ये 1s ऑर्बिटल का मेन रीजन है। जैसे हम ये कहें कि आप अपने घर में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, या आपका घर है, अगर ये आपका हाउस है
तो आप इसमें ज्यादा टाइम रहते हो, इसका मतलब आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पे है? आपके घर में है, आपके हाउस में है। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि आप घर ही में रहते हो, कभी मार्केट भी जाते हो, भले 10 मिनट के लिए जाओ, तो आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी उस 10 मिनट के लिए मार्केट में है ना। तो यही रीजन, यही चीज है कि जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसी को मान लिया गया कि ये 1s ऑर्बिटल का रीजन है। क्लियर? यस सर। और इसे एक सर्किल बना दिया गया। ये सर्किल जैसे ही बना दिया गया तो इस सर्किल से ये पता चलता है कि इस सर्किल के अंदर का जो रीजन है ये 1s का है। अब हम 2s के लिए बात करते हैं। जब 2s के लिए ग्राफ खींचा गया तो आपने देखा कि ग्राफ में पहले डेंसिटी मैक्सिमम थी, फिर मिनिमा आ गई यहाँ पे, फिर उसके बाद उठती है, फिर खत्म। सेम यहाँ पे न्यूक्लियस है, देखो ये 1s का रीजन है छोटा सा, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी दिख रही है, इसके बाद ये मिनिमम डेंसिटी दिख रही है, छिटपुट वाली है, नहीं है, दिखा? लाइट लाइट बनाया गया ना डायग्राम में। यस सर। इसके बाद ये वाला जो रीजन है, यहां से यहां तक का जो रीजन है, ये रीजन फिर आपको डेंस दिख रहा है, ये डेंस दिखा? इसका मतलब ये जो रीजन है ये 2s का रीजन है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसी चीज को एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम से और दिखाया गया है। ये दूसरे तरह का बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। ये बेसिकली डॉट वाला प्लॉट है, डॉटेड का, और ये सरफेस वाला है। देखो 1s का जो है छोटा दिखाया जाएगा, ये 2s का बड़ा दिखाया जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है? अब 1s में देखो कि 1s का भी जो रीजन होगा ये यहीं से है, मेनली यहाँ के अंदर नहीं है, ये 1s का है। और 2s का रीजन है मेनली यहाँ के, ये 2s का इसके इधर वाला रीजन, क्योंकि डेंसिटी हमें यहीं पे ज्यादा दिख रही है। क्लियर? तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आ गई हो कि 1s ऑर्बिटल, पहली बात तो स्फेरिकल है, ये हमें कहां से पता चला? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला। दूसरा कहां से पता चला? जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट खींचते हैं तो हमें कैसा मिलता है? इस तरीके का। अगर हम इसी को p ऑर्बिटल के लिए खींचते तो कैसा मिलता? p ऑर्बिटल के लिए खींचते तो हम कह रहे हैं डंबल शेप है, तो इसका मतलब ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है कुछ इस तरीके से डंबल में डेंसिटी मिलती है हमको। देखो इस तरीके से मिलनी चाहिए थी, तभी तो हम शेप बनाएंगे भाई। कैसे शेप यस बनाएंगे? सर, नीचे बना हुआ है डायग्राम। हाँ, तो वो नीचे आएगा, मैं बता रहा हूं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आगे जो है ऑर्बिटल्स की के लिए ये वाला डायग्राम हम नहीं बनाएंगे आपको। आगे उनका क्या कहने का मतलब है कि ये डायग्राम हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये समझ लो कि हम बता रहे हैं तो सही है। अब हम इसी के बेसिस पे, जैसा कि आपको हम इतना समझा दिए, इसी के बेसिस पे हम 2p या फिर कह लो p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल सबको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे कि आप मान लो हमने करके देखा है, ऐसा आता है। आप इसमें मत पढ़ो क्योंकि ये बड़ी चीज है। ठीक है? आपको केवल मान लेना है। तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आ गई कि जो प्रोबेबिलिटी जहां पे 0 होती है उसे नोड कहते हैं, और 90 to 100% प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम अप कर लें तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। ठीक है? देखो, why do not draw a boundary surface diagram which bound a region in which the probability of finding the electron is 100%? अब ये कह रहा है उस रीजन को हम क्यों नहीं ड्रा कर सकते जहां पे 100% है, 90% तक को क्यों लिया? तो ये कह रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि हम मैक्सिमम चीजों को कंसीडर करना चाहते हैं। अगर हम इस सर्किल को बना रहे थे ऊपर वाले डायग्राम में, तो आपने देखा कि डेंसिटी इसके बाद भी है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है, थी कि नहीं थी? इधर ज्यादा थी। ठीक है? तो हम ये बहुत क्लियरली नहीं कह सकते कि कहां पे 100% ही है, इसलिए इसलिए ये कहा गया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो थोड़ा सा 90 to 100% के रेंज में हम खींच सकते हैं। ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, 90% प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? यस सर। हाँ। The answer to this question that the probability density mod of psi square has always some value, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है? और लास्ट में बता देता हूं, यहां से छोड़ो, ये बीच का छोड़ दो, हटाओ, क्योंकि ये बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं। 90% 100% एक बार बता दिया, हो गया। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बेसिस पे
p ऑर्बिटल्स को भी शेप दिया गया। जब p ऑर्बिटल को शेप दिया गया तो ये देखा गया कि p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल था वो हमारा डंबल शेप का था। इस तरीके के डंबल बनते थे दो, ठीक है। और ये डंबल किसी एक एक्सिस में होगा, क्योंकि इसके लिए आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर ml की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। मतलब किसी एक डायरेक्शन में इसका डंबल होगा, ठीक है। तो ये डंबल था, ये डंबल बना है, ये डंबल है, ये डंबल है। तो ये देखा गया कि जो p ऑर्बिटल थे टोटल 3 थे। 3 कैसे थे, क्योंकि जो ml की वैल्यूज थी वो -1 0 और +1 थी। तो इसके बेसिस पे 3 ऑर्बिटल हुए, एक हुआ px, दूसरा हुआ py, तीसरा हुआ pz। तीनों ऑर्बिटल एक ही जैसे थे, बस एक्सिस का अंतर था। जैसे x एक्सिस के अलांग है तो इसे कहा गया px, ये किस एक्सिस के अलांग है, y एक्सिस के अलांग है तो इसे कहा गया py, और ये z एक्सिस के अलांग है, ये z एक्सिस है तो इसे कहा गया pz, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल ये डंबल शेप होता है, और p ऑर्बिटल 3 होते हैं, s ऑर्बिटल केवल 1 होता है। साइज की बात करें तो जब भी हम साइज की बात करेंगे तो जितना n बढ़ाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा। अभी हमने देखा कि 1s ऑर्बिटल छोटा सा था, 2s ऑर्बिटल इतना बड़ा था, तो इसी तरह 3s इतना बड़ा होगा, और 4s अगर होगा तो इतना बड़ा होगा। क्लियर, मतलब n बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। यस सर। अच्छा हमें बताओ कि p ऑर्बिटल में नोड है। p ऑर्बिटल में 2 लोब तो होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। एक लोब डंबल में 2 लोब होते हैं, ये तो आपको पता है। ये एक को हम प्लस से डिनोट करते हैं, एक को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस, ठीक है। इसी प्लस माइनस को इसको इसको खींच के इसके नीचे ले आ दो तो एक तरीके से डंबल बन जाएगा। तो हम इसे बाद में बात करेंगे, ये अभी आएगा, ठीक है। चैप्टर 4 में आएगा। किस में आएगा, 4th चैप्टर में, तो वहां पे भी बात करेंगे। हम आने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बताओ इस p ऑर्बिटल को देख के कहीं लग रहा है कि कहीं यहाँ पे नोड है। p ऑर्बिटल को देख के आपको लग रहा है कहीं नोड है। हेलो, यस सर। यस कहाँ पे है। सर बीच में। ठीक है p सर, स्टार्टिंग में भी है। ठीक ठीक, चलो ठीक है। ये देखो, तो इस बेसिस पे हमने बताया कि जो ml की वैल्यू है वो ml की वैल्यू -1 0 और +1 होती है, ठीक है। इस वैल्यू -1 0 और +1 करस्पॉन्ड करते हैं x y z एक्सिस को, जिसके बेसिस पे ये 2px 2py और 2pz अगर 2 का ले रहे हैं तो, ठीक है, 3 ऑर्बिटल बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास d ऑर्बिटल्स, ठीक है। d ऑर्बिटल्स के लिए आप बताओ l की वैल्यू क्या होती है। d ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि d ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू होगी ये होगी 2, ठीक है। तो जो ml की पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। इन पांचों ऑर्बिटल्स को देखेंगे। पहला ऑर्बिटल होता है dxy। अब ये d ऑर्बिटल को जब प्लॉट करके देखा गया तो जो d ऑर्बिटल था वो डबल डंबल था, एक डंबल तो था ही, उसमें एक डंबल और लगा हुआ था, ठीक है। ये ध्यान देना है, डबल डंबल इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसे,
डबल डबल। अब देखो डी एक्स वाई को हम देखते हैं। हाँ ये है, यहां पे लिखा गया, ये पहले का फिगर ये वाला है। तो डी एक्स वाई को अगर हम बनाए तो ये जेड एक्सिस को हटा दो, ठीक है, इस जेड एक्सिस को हटा दो। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच लाई करता है। चलो मैं अलग से भी बना देता हूं। मान लो हमने एक्स एक्सिस ली, जेड एक्सिस ली ही नहीं, ये इस तरीके से आप पढ़ते हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा, अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये ध्यान देना, एक्सिस के बीच में है ये, इसीलिए एक्स और वाई लिखा गया इसे, ठीक है। इसी तरह वाई जेड को जब ड्रा किया गया, या वाई जेड का डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्रा किया गया, तो ये वाई, ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में मिला ये ऑर्बिटल। यहां पे मैं बना देता हूं, यहां पे वाई ले लिया, यहां पे जेड ले लिया। एक एक्सिस को मैं गायब कर दे रहा हूं, गायब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये वाई और जेड के बीच में होगा, क्लियर। और थर्ड जो ऑर्बिटल था वो था वाई जेड। एक्सिस पे सीधा ये तीनों एक्सिस एक साथ लिया है, मैं एक एक्सिस को गायब कर दे रहा हूं, बस यही अंतर है। तीसरा एक्सिस लेना होगा तो यहां से बनाना पड़ेगा ऐसे एक्सिस, तो कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए मैं गायब कर दे रहा हूं। तो सपोज करो ये एक्स है, ये जेड है, तो ये एक्स और जेड के बीच, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कहीं से भी बना लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई जेड। फोर्थ ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ध्यान देना, ये एक्स का स्क्वायर है, मतलब अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलांग होगा, ये एक्सिस के एलांग है, इन बिटवीन एक्सिस नहीं है। डबल डंबल इसमें भी है, एक डंबल, दो डंबल, तीन डंबल, चार डंबल। कौन सी एक्सिस है? एक्स और वाई, देखो, ठीक है। जेड एक्सिस ये है, ये जेड एक्सिस है, इसके एलांग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्लियर। और आपका जो फिफ्थ ऑर्बिटल है वो है डी जेड सर, स्क्वायर। ये फिगर तो नहीं आएंगे ना? क्या इसका शेप पूछ सकता है? ये डी जेड स्क्वायर, बेसिकली ये डी जेड स्क्वायर नहीं होता, ये होता है डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। लेकिन ये फंक्शन क्या है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के, देखो ये फंक्शन रिड्यूस होकर बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसको हम बहुत हटा देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलांग है, ये ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलांग है, ठीक है। तो ये छोटा हो जाता है तो इसलिए हट जाता है, ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें भी दो डंबल थे, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एक डंबल ये है, और दूसरा डंबल जो रिड्यूस होके एक डिस्क बना लेता है, ये छोटी सी डिस्क, तो इसे हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। हाँ बोलो। बोलो, कुछ पूछना है बच्चों? अगेन हम साइज की बात करेंगे, तो आपको पता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी साइज इंक्रीज करती, एन इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम बात करें 4p बड़ा होगा, 3p छोटा होगा, 2p उससे भी छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नोड आर गिवन बाई, नोड किसके द्वारा दिया जाएगा, n-2 के द्वारा, ठीक है। हेलो, यस सर।
तो इसी फार्मूले को आगे चल के हम बता देंगे कि इसे कहेंगे n माइनस एल माइनस वन, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो मैं बता देता हूं, अभी जान जाओ कि n माइनस टू के द्वारा नोड दिया जाएगा किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए। s ऑर्बिटल के लिए n माइनस वन के द्वारा हम दे रहे थे, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट फार्मूलेशन हम आपको आगे पूरा करा देंगे, ये नीचे आएगा, नीचे गिवन है, ठीक है। तो जैसे ही आता है वो मैं बता देता हूं। फार एल बराबर टू, और एल बराबर टू होते ही क्या हो जाएगा, ये डी ऑर्बिटल हो जाएगा। जैसे ही डी ऑर्बिटल होगा, आपने देखा कि डी ऑर्बिटल के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड पहले वाले में केवल एस है, दूसरे वाले में एस, 2s और 2p दो ही होते हैं, और तीसरे वाले में 3s 3p 3d। तो कम से कम 3 n की वैल्यू होगी, तब 3 मतलब डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन n माइनस वन। ml की वैल्यू ये हमने बता दी थी, 2 -2 से लगाई +2 तक रेंज करेगी, और ये होगा -2 -1 0 +1 +2। ये सारी बात हो गई, ये सारे ऑर्बिटल्स के नाम भी हो गए, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अगेन यहां भी हम बात करेंगे कि अगर जो 5d ऑर्बिटल होगा वो बड़ा होगा, 4d उससे छोटा होगा, और 3d उससे छोटा होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल के साइज बढ़ेंगे, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अब यहां पे समराइज करने की बात है कि टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे देंगे और एंगुलर नोड कैसे देंगे। देखो, अगर कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे n/1, सम ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड, तो ये होगा n माइनस एल माइनस वन। ये आपसे पूछा जाता है, ये दो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आ जाएंगे। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। पेपर है ना आपका, तो थोड़ा सा रुक जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ये फार्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आगे क्लियर कर दूंगा और अच्छे से जब आप क्वेश्चन करोगे कि रेडियल नोड का मतलब क्या है, एंगुलर नोड का मतलब क्या है, ठीक है। हेलो। यस सर। चलो क्लास में एंड कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखो, एनर्जी की अगर हम बात करें तो अपने फार्मूला पढ़ा था, एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 n² / z²। याद है? अगर हम ये कहें तो वो कहेंगे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सोलली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा एक वेरिएशनल पॉइंट है, यहां पे जेड इफेक्टिव की हम बात करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो वहां से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर इस बेसिस पे कि जो एनर्जी है वो मेनली डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, इस बेसिस पे अगर हम ऑर्बिटल्स को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखें तो हम देखेंगे कि अगर जिसके लिए n की वैल्यू सेम है, मतलब 3s 3p 3d, इन सबके लिए तो एनर्जी सेम होगी। 2s 2p इनके लिए भी एनर्जी सेम होगी क्योंकि n की वैल्यू सेम है, इसके लिए भी 2 इसके लिए भी 2। तो इस बेसिस पे अगर लिखेंगे तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की हो जाएगी, इसके बराबर 2s के बराबर 2p की हो जाएगी, होगी 3s 3p 3d एक होगी, फिर इससे ज्यादा 4s की होगी, 4s 4p 4d, इन सब की एनर्जी एक जैसी होगी। तो जिसकी एनर्जी एक जैसी होती है ना, जैसे हम मान लेते हैं कि ये 2s ऑर्बिटल और 2p की एनर्जी एक जैसी है, एक जैसी का मतलब एक लेवल पे है, ये 2s के लिए 1 पाई और 3s के 2p के लिए 3 पाई हम लिख रहे हैं, क्योंकि यह है px, यह है py और यह है 2pz।
और ये है 2s मेनली। तो अगर ये एक सीध में एनर्जी एक्सिस पे लिखे जाते हैं तो इनको कहा जाता है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल, डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल, एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे तो इसे कहेंगे, बोलो, डीजनरेट। और जब कोई ऑर्बिटल, जैसे 1s ऑर्बिटल की बात करें हाइड्रोजन एटम पे, तो उसके पास एक ही लेवल होता है और उसी लेवल में वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम कह देंगे कि किसी एटम को अगर हमने कोई एनर्जी नहीं दी है, जैसे ये हाइड्रोजन है या एटम है, एटम को अगर हमने एनर्जी नहीं दी है और एनर्जी नहीं दी है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। कहां पे होंगे? ग्राउंड स्टेट में। जहां पे होने चाहिए अगर वहीं पे है तो ग्राउंड स्टेट में। अगर हम इसे, जैसे ये कार्बन है और इसको हम एनर्जी दे दें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं हाइयर एनर्जी लेवल या हाइयर ऑर्बिटल लेवल। ठीक है, अपने हाइयर लेवल में चले जाएंगे। दो चीज समझ में आ गई? पहला तो एक डीजनरेट, दूसरा नॉन डीजनरेट। डीजनरेट से बना है नॉन डीजनरेट, अगर एनर्जी लेवल सेम नहीं है तो उसे कहेंगे नॉन डीजनरेट। नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये जब 4th चैप्टर पढ़ाएंगे तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट उसमें थोड़ा और ज्यादा आएगा, तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब आप फर्स्ट बेसिस पे, जैसा कि आपने हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रा किया, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम में जो सेल्स हैं उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, और बाकी 2s 2p 3s 3p 3d में नहीं है। तो बाकी जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो सेम लेवल पे होते हैं। सेम लेवल का मतलब ये जो 2s है, ये 2px 2py 2pz, ये तीनों का एनर्जी लेवल देखो सेम है, ये सेम एनर्जी लेवल पे है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं डीजनरेट। और 3s में भी सेम इसी तरीके से है। नेक्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ के, ये किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ के मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन की, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में हम देखेंगे कि 1s तो ऐसे है, 2s यहां पे है और 3s थोड़ा ऊपर चला गया। अब देखो यहां जो था इसको तो हम कह रहे थे डीजनरेट। क्या कह रहे थे? डीजनरेट कह रहे थे ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? नॉन डीजनरेट। इसे क्या कहेंगे? नॉन डीजनरेट। मतलब इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है, एक का हाइयर है एक का लोअर है, तो नॉन डीजनरेट। अब एक बात बताओ कि इसमें जो px है, py pz, ये तीनों डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट? बोलो। सर वो डीजनरेट होंगे क्योंकि वो सेम लेवल पे है। हाँ, वो सेम लेवल पे है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो सेम लेवल पे है तो हम इसे कहेंगे डीजनरेट है। क्लियर? अब बात ये नहीं है, बात ये है कि ये कैसे हुआ कि इसका जो एनर्जी लेवल है ये थोड़ा हाइयर हो गया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही हमने पढ़ा, यही ना? तो अब यहां से ये प्रॉब्लम आई, क्यों आई? मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा क्या था कि आई? तो यहां पे बताया गया कि जो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैं यहां पे न्यूक्लियस बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, इसके इधर फर्स्ट ऑर्बिट है n बराबर 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये n बराबर 2 का है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि जो ये न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इन पे होते हैं निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? बोलो। इनके इनके बीच लगता है अट्रैक्शन। ठीक है, इसके इसके बीच भी लगेगा अट्रैक्शन, लेकिन ये जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, सारे को रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। इसी रिपल्सन को, इस रिपल्सन को हम कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। इसे कहते हैं हम शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शिल्ड का काम कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ये इसको और ज्यादा पास नहीं आने देगा, ये शिल्ड बनाएगा, इसलिए कहते हैं इसे शिल्डिंग इफेक्ट।
ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना। तो देखो इसे क्या कहा जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब बताओ कि ये जो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स होगा, आपको पता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स जो न्यूक्लियस का लगने वाला इलेक्ट्रॉन पे होगा, ये फोर्स थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों कम पड़ेगा, क्योंकि जितना ये अट्रैक्ट करेगा इससे थोड़ा रिपल्सन मिलेगा इस वाले को। ठीक है, सपोज करो कि यहां पे आप खड़े हो और यहां पे कोई और खड़ा है, आपको पकड़ के खींच रहा है, और बीच में यहां पे कोई है इसको इधर ढकेल रहा है, तो क्या आप उतने अच्छे से इसको अपनी तरफ खींच पाओगे? सर यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे सपोज करो आप हो, यहां पे आपका दोस्त है, और यहां पे कोई और है, ये इसको क्या कर रहा है, इधर की तरफ ढकेल रहा है, इधर की तरफ, और आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो आप उतना अच्छे से नहीं खींच सकते ना। अगर ये नहीं रहता तो आप कितना अच्छे से खींच लेते। तो इसी चीज को, जो इनके बीच का अट्रैक्शन होता है, इसे कहा जाता है जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीन चीजें समझ में आ गई। ये तो दोनों एक ही है, इसी का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कहा। तो आप देखो, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, ये 1s का है, ये 2s का है, तो जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा, अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसकी वजह से जो इसके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये जो एनर्जी लेवल था ये डिफरेंट हो गया। बात समझ में आ गई, क्यों ऐसा हुआ? यस सर। अब देखो, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम पढ़ेंगे, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा आएगा। हम ये देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल क्या है। लेकिन हमने यहां पे देखा कि जो डीजनरेसी इंट्रोड्यूस हुई, डीजनरेसी इंट्रोड्यूस नॉन डीजनरेसी इंट्रोड्यूस हुई ऑर्बिटल्स में, ये नॉन डीजनरेसी किसकी वजह से हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ये भी देख लिया, सील्डिंग इफेक्ट भी देख लिया। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट बता दिया ना, समझ में आ गया। सील्डिंग इफेक्ट को ही हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। तो ये सारा चीज आपने पढ़ लिया। और देख लो कुछ छूटा तो नहीं ना ऊपर, मेरे ख्याल से तो छूटा नहीं है, बस एक्सप्लेन किया गया है बस। छूटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इसके रोल की मदद से ही हम आगे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है बढ़ती है क्रॉस द पीरियड, ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ये सब कुछ थर्ड चैप्टर में आएगा। हाँ, एक चीज और देख लेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है और बढ़ता कैसे है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। और अगर साइज साइज इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जेड इफेक्टिव, ये जेड इफेक्टिव ये डिक्रीज करता है। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। बेसिकली आप में फार्मूला नहीं है, नहीं तो ये इसका फार्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को ही कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। तो ये आप में है नहीं, आपके लेवल पे है नहीं, तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इतना जान जाओ
कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी में अंतर आ जाता है, बस इतना आपको जानना है। ठीक है, अब रही बात कि किसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करें। मान लो अगर सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हो और उसमें हम कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ले आ दें कि नहीं आप इसको देख के ही बता दोगे कि इसकी एनर्जी कम है कि ज्यादा, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए हम कहेंगे तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि छोटी साइज है, एटम की साइज छोटी होती है। तो इसके लिए एक रूल ले आया गया। डायरेक्ट मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे एनर्जी ऑफ, हम पढ़ रहे थे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो इसके लिए एक रूल लाया गया कि n प्लस एल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए लोअर होगी, लोअर, उसकी एनर्जी भी लोअर होगी। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मान लो हम 3p की बात करें और 4s की बात करें, तो 3p के लिए n की वैल्यू, यहां से n की वैल्यू कितनी है 3, p के लिए कितनी l की वैल्यू होती है, ये मैंने पढ़ा रखा है 0 1 2 3 4। ये होता है s ऑर्बिटल, ये होता है p ऑर्बिटल, ये d, ये f। p के लिए कितनी होगी 1, 3 प्लस 1 बराबर 4। इसके लिए 4 प्लस 0 बराबर 4। अब देखो एक केस ऐसा आ गया कि ये दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। तो ऐसे केस के लिए, ठीक है, इस वाले केस के लिए इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, देन लोअर n वैल्यू, जिसके पास लोअर n वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी लोअर होगी। लोअर n वैल्यू हैव लोअर एनर्जी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी, दो रूल याद रखने हैं। ये दो रूल की मदद से हम ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये तो मैंने एग्जांपल करा दिया, तो आप बताओ इसमें n की वैल्यू किसकी लोअर है, 3p की। इसका मतलब एनर्जी का लोअर क्रम में ये 4 है ना n की वैल्यू, तो 3p की जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी, 3p से ज्यादा एनर्जी होगी 4s की। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 3d की बात कर दें, तो 3d के लिए बताओ n की वैल्यू हो गई 3, d के लिए n की l की वैल्यू 2। यहां से देखो 2, 3 प्लस 2, इसका मतलब 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3p, उसके बाद आएगा 4p, उसके बाद आएगा 3d। देखो इसके साथ 4 है फिर भी इसकी एनर्जी कम हो गई 3d से। क्लियर? यहां से कुछ आइडिया लगा? यस सर। तो इसी के बेसिस पे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम पे देखो टेबल, इस टेबल में टेबल 2.5 में आपको दे दिया गया है कि n प्लस एल की वैल्यूज है और इनका एनर्जी का ऑर्डर n 0, s के लिए l होता है 0, 1 सॉरी 1 प्लस 0 बराबर 1, तो इसकी एनर्जी कम होगी। 2 प्लस 0 2, इसकी भी एनर्जी कम होगी। 2p के लिए देखें 2, इसका 1, l की वैल्यू 1 होती है ना, ये अभी मैंने आपको बताया कि 0 1 2 3, ये होता है s, ये होता है p, ये होता है d, ये होता है f। यहां से आप कैलकुलेट कर लो, तो इसके लिए 3 होगा। अब देखो 3s के लिए 3 और 0 कितनी वैल्यू होगी 3। अब ये भी वैल्यू 3 है और ये भी वैल्यू 3 है, लेकिन यहां पे देखो कि ये 2 है, n की वैल्यू क्या है 2, हैज लोअर एनर्जी बिकॉज इसके साथ जो n जुड़ा है वो छोटा है। यहाँ पे n क्या है 3 वैल्यू है, ये 3 वैल्यू है। ये n वाला कॉलम है, ये l वाला कॉलम है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद 2p के लिए देखा जाए तो 4 आता है,
4s के लिए देखा जाए तो इसके लिए भी 4 आता है, क्योंकि 4 + 0 4। अब यहाँ पे किसकी एनर्जी कम होगी? 3 की। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, ये वैल्यू आती है 4, यहाँ आती है 3, तो 3 छोटा है 4 से, तो ये इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है। और 3d की अभी मैंने बात भी किया था, 3 + 2 भी हो जाएगा 5, तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। और इसके बाद 4p, 4p को देखो 4 + 1 5, और 4, इसके बाद आगे जो करना होगा उसके लिए हमें पढ़ना है ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, यहां तो हम करके देख रहे हैं। ऑफ-बाउ रूल ने क्या कहा कि हम अगर इस तरीके से लिखें कि कुछ चीजें ऐसी हो जाएं कि आपको लिखने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब ये करने की जरूरत ही ना पड़े, ऑफ-बाउ ने कुछ ऐसा बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक ऑफ-बाउ रूल। अभी कितना बच रहा है?